फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे पार्ट 3 वीडियो में प्राइमरी एक्टिविटीज़ के, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्स फार्मिंग के बारे में। इससे पहले हमने कर लिया है कि प्री एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले हमने करा था हंटिंग और गैदरिंग के बारे में। इसके बाद करा हमने पैस्टोरलिज्म के बारे में, जिसमें हमने 2 टाइप का करा था, एक तो नोमैडिक वाला और दूसरा कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। फिर आ गए हम एग्रीकल्चर के बारे में, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा गया था, सब्सिस्टेंस में और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्स फार्मिंग के बारे में। जैसे भी जब मिक्स फार्मिंग है उसमें लोग क्या करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, साथ साथ में एनिमल को भी रियर करते हैं। दोनों काम एक साथ किए जाते हैं इसमें। इसके अलावा इसके जो फार्म साइज़ होते हैं मॉडरेट साइज़ के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और जो मेन क्रॉप होती है, उनकी इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है, वो होता है फॉडर क्रॉप। क्योंकि इसमें जो क्या करते हैं लोग, क्योंकि इसमें लोग क्या करते हैं, जानवरों को भी पालते हैं और क्रॉप भी उगाते हैं। और जानवरों को पाल रहे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, फॉडर क्रॉप भी होनी चाहिए उनको खिलाने के लिए। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं और इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं। ये क्यों करते हैं, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छे से बन रहे और जो प्रोडक्शन है वो उनका इंक्रीज़ होता रहे, कम ना हो पाए। और इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, कि इसमें एनिमल को रेयर कर रहे हैं तो उसके ट्रीटमेंट हो गया, उनके हेल्थ को रिलेटेड के हो गया। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, मैन्योर हो गए, तो इस तरह की चीज़ों के लिए उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। और ज़्यादा डेवलप पार्ट जो है वर्ल्ड के, उन रीजन में इसे किया जाता है। डेयरी फार्मिंग के बारे में, जैसे डेयरी फार्मिंग जो है, इसमें लोग क्या करते हैं, एनिमल को रेयर करते हैं जो क्या दे, मिल्क दे सके उनको, है ना। जो मिल्चिंग एनिमल होते हैं उनको रेयर करते हैं इसमें। इसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें, है ना, किस तरह के एनिमल्स रेयर किए जाते हैं या क्यों करे जाते हैं। जैसे सबसे पहला इसका कि कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, कमर्शियल लेवल पे, उनमें सबसे पहला होता है कि कैपिटल ज़्यादा लगती है और लेबर ज़्यादा लगते हैं इसमें। और जैसे डेयरी फार्मिंग है तो इसमें लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर उनकी ब्रीडिंग पे फोकस करते हैं ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। इसके अलावा वेटरनरी सर्विसेज देते हैं, एनिमल की हेल्थ केयर हो गया, वेटरनरी सर्विसेज हो गया, इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है ताकि उनमें कोई अगर बीमारी है तो उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए ताकि मिल्क की क्वालिटी बढ़ सके। और यहाँ पे कोई भी ऑफ सीज़न नहीं होता, हमेशा काम होता रहता है। इस फार्मिंग है उसको कहाँ किया जाता है, ये ज़्यादातर अर्बन रीजन और इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है इनकी बहुत ज़्यादा होती है मिल्क की। जैसे अर्बन रीजन पे लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे इसकी डिमांड क्या होगी, और बिजली बढ़ जाएगी, ज़्यादा डिमांड होगी, तो इस वजह से लोग क्या करेंगे, इन रीजन के पास में करेंगे। इसके अलावा जो मिल्क होता है ख़राब होने वाली चीज़ होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है ना, पेरिसेबल आइटम होता है, तो इसको जल्दी से मार्केट तक पहुँचाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा और कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होगा ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होगा ताकि ख़राब होने से पहले मार्केट में अच्छी तरह से पहुंच जाए। फिर हमारा कि जो डेयरी फार्मिंग के कौन कौन से रीजन है जहाँ पे डेयरी फार्मिंग की जाती है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो गया, वहाँ पे की जाती है, काफ़ी डेवलप पार्ट है वाला। कनाडा हो गया, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और तस्मानिया हो गया, तो इन सब रीजन पे की जाती है डेयरी फार्मिंग। MCQs के बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो रीजन्स होते हैं। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के बारे में, ये जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है क्या है, क्यों है और कहाँ की जाती है। पहला है कि होता क्या है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, वो कहाँ पे, यूरोप के साइड में है वहाँ पे, और वहाँ पे इसे किया जाने वाला एक एग्रीकल्चर है जो काफ़ी कमर्शलाइज होता है और स्पेशलाइज होता है एग्रीकल्चर में। और ज़्यादातर यहाँ पे सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे अंगूर हो गए, इन सब चीज़ों को यहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। और एक टर्म आता है इसमें विटीकल्चर। विटीकल्चर को याद रखना क्योंकि ये MCQs में पूछते हैं कि विटीकल्चर एक्चुअली किसका कल्टीवेशन होता है, खट्टे फलों का, या क्योंकि ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है जो यहाँ पे किया जाता है। क्योंकि जो मेडिटेरियन सी है यहाँ पे एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन नॉर्मल होती है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जिससे कल्टीवेशन आसानी से किया जाता है। और बाकी का जो यूरोप है वहाँ पे काफ़ी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जिस वजह से यहाँ की जो सब्ज़ी होती हैं, फल होते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है पूरे मार्केट में। अमेरिका में हो गया, यूरोप में हो गया, तो इन सब रीजन पे। इसके अलावा जो मिडल ईस्ट एशिया हो गया, वहाँ पे इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे आप ये मैप में देख सकते हो, ब्लैक वाला रीजन ये मेडिटेरियन सी है, बीच में वाइट वाला, और ब्लैक वाला रीजन इनके सप्लायर है जो यहाँ पे प्रोडक्शन इसका करते हैं। इसके बाद इसकी डिमांड कहाँ कहाँ पे हो जाती है वो सारा दे रखा है। फिर है मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर के बारे में, कि मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर जो है एक्चुअली क्या है और कहाँ किया जाता है और किन चीज़ों का यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। जैसे मार्केट गार्डनिंग में लोग क्या करते हैं, फूल और फल वगैरह उगाया करते हैं। इसके अलावा जो मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर है,
काफ़ी हाई वैल्यू क्रॉप्स में उगाए जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए। और कहाँ उगाए जाते हैं? अर्बन रीजन के पास में, क्योंकि यहाँ पे डिमांड इनकी ज़्यादा होती है। इसके अलावा फार्मर्स जो होते हैं स्मॉल एरिया में इनको काम करते हैं और आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, इस वजह से अर्बन सेंटर के पास में किया जाता है। और इसमें कैपिटल और लेबर दोनों ही बहुत ज़्यादा लगते हैं। कैपिटल क्यों? क्योंकि इसमें लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज एक्टिविटी है, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। और लेबर इनकी सप्लाई के लिए, इनकी केयर के लिए, इस वजह से इसमें लेबर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसके अलावा इसमें क्या करते हैं लोग? इरीगेशन, HYV सीड्स, ताकि प्रोडक्शन अच्छे से बढ़ सके। फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और यूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स अगर कोई इंसेक्ट लग रखा है तो उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि जो क्रॉप है वो काफ़ी साफ़ हो और उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन पे किया जाता है, ये जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वहाँ पे की जाती है मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर। अगला है कि डिफरेंस क्या है हमारा कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग के बीच में, कि हमारा ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में। इससे जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इसमें लोग क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स का ग्रुप बनाते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने से क्या होता है, जो प्रोडक्शन का इनपुट होता है वो कम हो जाता है और आउटपुट बढ़ जाता है। इससे सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक रीज़न पे, किसी एक रिसोर्स को लेकर के अपना ग्रुप बनाते हैं और सभी फार्मर्स होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसके बाद अपना सारा सामान इकट्ठा खरीदते हैं और सारा सामान जो होता है मार्केट में इकट्ठा सेल भी कर देते हैं। इससे इनका जो खरीदते टाइम जो प्राइस होता है वो थोड़ा कम पड़ जाता है और सेल करते टाइम इन्हें जो एक प्राइस होता है अच्छा खासा मिल जाता है। इसके बाद है कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में। जो कलेक्टिव फार्मिंग है ज़्यादातर जो गवर्नमेंट होती है वो इनिशिएट करती है। जैसे हमने USSR के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, कलेक्टिव फार्मिंग किया करते थे। इसके अलावा वहाँ के जो फार्म होते थे उनको खोलकोस कहा करते थे उस टाइम पे। और इसमें क्या होता है, जो सारा रिसोर्स होते हैं, सारी जो लैंड होती है गवर्नमेंट के पास होती है और कुछ लैंड जो होती है वो फार्मर्स को दे देते हैं, ताकि अपने जो कॉमन यूज़ के फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनको आसानी से उगा सकें। और गवर्नमेंट क्या करती है, सारा प्रोडक्शन सेल करती है एक फ़िक्स प्राइस पे। अगला है हमारा लास्ट टॉपिक माइनिंग के बारे में, क्योंकि माइनिंग जो है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी का ही है। क्योंकि किस पे डिपेंड है, ये हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। हमारे इन्वायरमेंट से जो सारे रिसोर्सेज होते हैं वो सब लिए जाते हैं इस माइनिंग के थ्रू। पहला है कि माइनिंग होता क्या है। जब भी हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, अर्थ के सरफेस से, अर्थ के अंडरग्राउंड से, तो उसे बोलते हैं माइनिंग। और माइनिंग के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला है हमारा फिजिकल फैक्टर और दूसरा है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। हाँ, तो फिजिकल फैक्टर में क्या आता है कि जो माइनिंग है, जो हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसकी साइज़ क्या है, उसका ग्रेड क्या है, मतलब क्वालिटी कैसी क्या है। इसके अलावा मोड ऑफ अकरेंस कहाँ है ना, अंडरग्राउंड है या फोरग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर है या ग्राउंड के नीचे है, ये होता है हमारा मोड ऑफ अकरेंस। फिर हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें आता है कि डिमांड, जो हम मिनरल निकालने जा रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो निकालने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसके बाद है टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हो रही है, जैसे हमारे पास में माइनिंग ड्रिल्स हैं या नहीं है, क्योंकि माइनिंग ड्रिल्स होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, ज़मीन के अंदर से कोई भी मिनरल्स निकाल पाएंगे। इसके अलावा कैपिटल ज़्यादा लगती है। आपको पूरा सेटल करना है सिस्टम, माइनिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए होती है। और लेबर और ट्रांसपोर्ट के लिए भी कैपिटल यहाँ पे चाहिए होती है, कि लेबर को उनकी वेजेस देना और ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा उठाना, ये सारा बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों का। अगला मेथड ऑफ माइनिंग। माइनिंग के दो मेथड होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग, है ना, कि किस तरह से माइनिंग की जाती है उसी के बेसिस पे है। ओपन कास्ट का मतलब होता है जब हम माइनिंग जो है सरफेस पे करते हैं, है ना, सरफेस के ऊपर करते हैं, तो उसे बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। इसको सरफेस माइनिंग भी कह सकते हैं। फिर दूसरा हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है, जब ग्राउंड के अंदर माइनिंग की जाती है तो होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। पहला ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में, जो ओपन कास्ट माइनिंग है इसको सरफेस माइनिंग भी कहते हैं। और इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि सरफेस से ही मिनरल्स निकाले जाते हैं। और इसमें हमें ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान देना नहीं पड़ता, क्योंकि सरफेस के ऊपर होता है तो खतरा काफ़ी कम होता है। और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हमारे लो लेवल के होते हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं, और आउटपुट्स में बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी जल्दी भी होता है। पर एक बात होती है यहाँ पे, जिसके जो मिनरल्स हम निकालते हैं ओपन कास्ट माइनिंग से, तो उसमें क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ होती है वो काफ़ी लो लेवल की होती है। फिर आता है हमारा दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग के बारे में। जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग को हम साफ्ट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक साफ्ट का यूज़ होता है, लिफ्ट का यूज़ होता है मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन में। जैसे मिनरल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, काफ़ी इनसाइड होते हैं हमारे अर्थ के अंदर, ज़मीन के
अंदर होते हैं, और उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें वर्टिकल माइनिंग करनी पड़ती है और हॉरिजॉन्टल टनल्स बनाने पड़ते हैं। वर्टिकल इस वजह से ताकि वहाँ पे शाफ्ट डाल सके, वहाँ से मिनरल्स ऊपर उठाया जा सके, और हॉरिजॉन्टल इस वजह से ताकि हम हॉरिजॉन्टल जाके वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। और इसमें क्या होते हैं, लिफ्ट, ड्रिल्स और हलेज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसमें सेफ्टी का और वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जा रहे हो तो पूरा कैसा होता है, एयर लॉक्ड होता है वो, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है, और इस वजह से थोड़ी जान और माल दोनों का खतरा बना रहता है। इसके अलावा पीपल और मटेरियल के मूवमेंट के लिए भी सेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है, और काफ़ी डेंजरस होता है ये। जैसे कि आप यहाँ पे सरफेस माइनिंग का देख सकते हैं, नीचे वाली इमेज है सरफेस माइनिंग का दे रखा है, ऊपर की जो दोनों इमेज हैं वो हमारी दे रखी हैं अंडरग्राउंड माइनिंग के बारे में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और तीनों पार्ट की वीडियो को एक साथ देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और ये जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं और आपको हम नोट्स सेंड Super viewer, you made it to the end. That's awesome. Like करो, share करो, subscribe करो.